Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टबुक.com। दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज जिसके अंदर हम बैंकिंग अवेयरनेस के शॉर्ट वीडियोस कंसेप्ट्स के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके थ्रू आपका बैंकिंग अवेयरनेस डे बाय डे स्ट्रांग हो सकता है। तो इसी सीरीज के अंदर हम आपके सामने एक लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स और डिपॉजिट्स की बात करेंगे। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जो बैंकिंग का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और उनको थोड़ा बहुत नॉलेज वीक होता है रिगार्डिंग दिस बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस कंसेप्ट्स। तो हम उन्हीं बैंक अकाउंट्स या उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। जिस तरीके से हम बैंक में पैसा रखते हैं, चाहे फिर इंडियंस रख सकते हैं, कुछ एनआरआईज होते हैं वो भी हमारे इंडियन बैंकों में पैसा रख सकते हैं, या हमारी बैंक किसी और कंट्री के पास भी या किसी और कंट्री के बैंक में भी पैसा रख सकती है, या उस कंट्री की बैंक इंडियन बैंक के पास भी पैसा रख सकती है। तो कौन से अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके ऊपर हमें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। दोस्तों, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स को सेल या परचेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। उनका क्राइटेरिया या उनका नाम अलग होता है। पर सबसे बेसिक बैंक अकाउंट्स जिनके भरोसे हमारी सिस्टम वर्क करती है वो है हमारे दोस्तों सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट टुगेदर इज कॉल्ड एज अ डिमांड डिपॉजिट्स। उनको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। सबसे बेसिक, ये चार सबसे बेसिक अकाउंट है जिनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ टर्म एंड टाइम डिपॉजिट्स। तो सेविंग और करंट जो है वो आपके डिमांड डिपॉजिट क्राइटेरिया में आते हैं, और आरडी और एफडी जो है, रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है, वो आपके टाइम या टर्म डिपॉजिट्स में आते हैं। याद रखना, अगर किसी ने आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि डिपॉजिट्स कितने होते हैं बैंक में, तो आपका बेसिक आंसर ये रहेगा कि बेसिकली दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड एंड टाइप। बाद में आप एक्सप्लेन कीजिए कि डिमांड के अंदर और दो टाइप होते हैं और टाइम और टर्म के अंदर और दो टाइप होते हैं। बाद में आप अपने डिस्कशन में जाइए। आपको इंटरव्यू के टाइम पे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि एनआरआई के लिए अकाउंट्स कितने होते हैं। वो चारों अकाउंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। या आपको एक और क्वेश्चन पूछेंगे, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट के लिए कौन से अकाउंट्स यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट में आप देख सकते हो वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, लोरो, एस्क्रो अकाउंट्स, इनके ऊपर भी हम अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बेसिक। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? दोस्तों, जब भी कोई कॉमन कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो ऐसे अकाउंट ओपन करे जहां से वो अपने मर्जी से जब चाहे तब पैसे विड्रॉ कर सकता है। कुछ कंडीशंस रहेगी, पर जब चाहे तब वो पैसे विड्रॉ कर सकता है। और कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि जिसमें एक बार पैसे डाल दिए तो एक टाइम के बाद ही मिलेंगे, एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद ही मिलेंगे, पर्टिकुलर डेट के बाद ही मिलेंगे। और जो डेट के बाद मिलते हैं उनको टाइम या टर्म डिपॉजिट कहते हैं। और जब चाहे तब आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, या आप अपनी डिमांड से पैसे विड्रॉ अगर कर सकते हो तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट की खासियत यह है कि ये लिक्विडिटी मेंटेन करता है इकोनॉमी के अंदर। मीन्स पैसा चलन में रहेगा, पैसा कभी भी यूज कर सकते हैं कि नहीं तो फिर पहला जेब में कैश लेके घूमनी पड़ती है। अगर अकाउंट में हो और कभी भी अगर विड्रॉ कर सकते हो तो हमेशा हमारे लिए बेहतरीन होता है। एफडी और आरडी ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए या फ्यूचर को सेव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं। डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग्स और करंट। अबे सेविंग्स और करंट का क्या सीन है? दोस्तों, सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं जो एक कॉमन इंडिविजुअल या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ओपन कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट के नाम पे या सिंगल अकाउंट के नाम पे। ये इंडिविजुअल्स के नाम पे ओपन होगा। वेयरएज करंट अकाउंट जो होता है वो कंपनियों के नाम पे मोस्टली ओपन किया जाता है। तो कंपनियों को अगर अपना कंपनी का हिसाब या कंपनी का पैसा डे टू डे टाइम पे मेंटेन करना होगा तो वो करंट अकाउंट में जाएंगे। कॉमन इंडिविजुअल मीन्स आप जैसे मेरे जैसे लोगों को अगर अकाउंट ओपन करना है अपने पर्सनल पैसे को सेव करने के लिए तो हम सेविंग अकाउंट में जाएंगे। सेविंग अकाउंट की खासियत ये होती है कि सेविंग अकाउंट में आपको कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं कि दिन में कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, या दिन में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, और कितना पैसा आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ सकता है अकाउंट के अंदर। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस सेविंग अकाउंट के ऊपर होते हैं।
करंट के ऊपर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। आपको जितने बार मल्टीपल टाइम्स पैसे डिपॉजिट करने कीजिए, जितना पैसा डिपॉजिट करना है कीजिए और जितना पैसा विड्रॉ करना है कीजिए, जितने बार विड्रॉ करना है कीजिए। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल। सो विदाउट रेस्ट्रिक्शंस आपके करंट अकाउंट रहेंगे, बट विथ सम रेस्ट्रिक्शंस आपके सेविंग अकाउंट रहेंगे। पर दोनों का खासियत सेम है, जब आपकी डिमांड हो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। इंडिया में सेविंग अकाउंट के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं और होते हैं। कुछ रेगुलर सेविंग अकाउंट होते हैं जो आप कभी भी बैंक में एंटर कीजिए और उनको कहिए मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन के साथ आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। फॉर एग्जांपल दे विल आस्क कि आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना है क्या, तो आपके सैलरी के जो भी डिटेल्स है वो आपको उनको देने पड़ेंगे, तो डायरेक्टली सैलरी उस अकाउंट में आएगी। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि सैलरी नहीं, नॉर्मल अकाउंट ओपन करना है, तो दे विल आस्क यू कि मिनिमम 10,000 रुपीज़ रखना पड़ेगा, मिनिमम 5,000 रुपीज़ रखना पड़ेगा, मिनिमम 500 रुपये रखने पड़ेंगे। तो कुछ कंडीशंस के साथ आपके अकाउंट ओपन होंगे। पर ये सारे अकाउंट में फैसिलिटी सेम मिलेगी। डेबिट कार्ड रहेगा, एटीएम कार्ड रहेगा, इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, यूपीआई पेमेंट्स रहेंगे जो आजकल होते हैं। बट एक लिमिटेशन हो सकती है कि फिजिकल फॉर्म में कितना पैसा विड्रॉ करना है एक दिन में और कितना नहीं करना है, इसके ऊपर लिमिटेशन बैंक वाइज अलग अलग हो सकती है। दैट इज अ क्राइटेरिया। एटीएम से निकालना या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना है, उसके ऊपर लिमिटेशंस कम होती है। और फिजिकल फॉर्म में निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शंस आजकल ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। इसी के अंदर एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी होते हैं, BCBDA कहते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है, कोई मजदूर है, कोई फीमेल है, तो उनके लिए बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन होते हैं। इसका मतलब है इनमें कुछ पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये 0 रुपीज़ अकाउंट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है, कमाई तो हो नहीं रही है। जितना भी पैसा आएगा वो प्रॉपर यूज़ करने को मिले और सारा बैंकों के थ्रू मिले, इसलिए बेसिक सेविंग अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, जिसको BCBDA हम लोग कहते हैं। मजदूर है, अगर उसको मैंने कहा कि भाई 10,000 रुपये मिनिमम मेंटेन कर, यार 10,000 रुपये तो उसका पूरा 6-7 महीने निकल जाते हैं उसके, वो 10,000 मेंटेन करेगा तो जिएगा कहाँ से। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम BCBDA जैसे अकाउंट्स ओपन करने की परमिशन देते हैं। एक और अकाउंट है BCBDS। BCBDA की तरह ही ये काम करता है, पर एक स्कीम के नाम पे ओपन होते हैं। जनधन योजना सबको पता होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर किसी योजना के नाम पे अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो उसको हम BCBDS अकाउंट बोल सकते हैं, जो एक सर्टन लिमिट तक आपको पैसा यूज करने की परमिशन देगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हमारे सेविंग्स अकाउंट के अंदर डायरेक्टली नहीं आते, क्योंकि उसका पैसा विड्रॉ करने के लिए एक टाइम का वेट करना पड़ता है, पर जनधन योजना उसके अंदर आती है। जो फैसिलिटीज़ आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट के ऊपर मिल रही थी, वही सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके अंडर भी मिलने वाली है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों फिर आते हैं करंट अकाउंट्स के ऊपर। इसी डिमांड डिपॉजिट के अंदर करंट अकाउंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बिजनेस क्लास के लिए ओपन होता है विद मल्टीपल ट्रांजेक्शन। पर इस अकाउंट की एक खासियत है, इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है? दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि सपोज मेरे अकाउंट में 50,000 थे, अब वो खत्म हो गया, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने कुछ सामान आया था तो मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर को 50,000 रुपीज़ दे दी, और कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, उसने मुझे कुछ सामान दे दिया, उसको भी मुझे और 50,000 रुपीज़ देने हैं। अकाउंट में तो पैसे बचे नहीं, तो ऐसे वक्त मैं बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म लोन की, कि भाई एक महीने के लिए मुझे पैसा दे दीजिए, 15 दिन के लिए मुझे पैसा दे दीजिए। तो बैंक वाले मुझे शॉर्ट टर्म में लोन देंगे, उसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को दे दूंगा तो मेरा काम चल रहा है, क्योंकि मेरी बैंक को पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे अकाउंट में डेली बेसिस में पैसे आते रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, उनको पता है मेरे ट्रांजेक्शन्स के बारे में। दैट्स व्हाई आई गॉट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हुआ करता था सेविंग और करंट अकाउंट के लिए, अभी भी है, पर जनधन योजना ने डिफरेंस को थोड़ा कम कर दिया, बिकॉज जनधन योजना के जो सेविंग अकाउंट्स है उसके ऊपर 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट मिलता है। बाकी सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको ना मिले, पर जनधन योजना के ऊपर आपको 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया। ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबको सेम नहीं मिलेगी। पहले आपके बैंक अकाउंट्स के डिटेल चेक करेंगे, बैंक वाले आपके हिस्ट्री चेक करेंगे कि आप डेली बेसिस पे कितने ट्रांजेक्शन्स करते थे, मंथली कितने ट्रांजेक्शन्स होते थे। अगर आपको ओवरड्राफ्ट पे दे भी दिया तो आप एक महीने के अंदर पैसा वापस कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो विथ इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के अंदर। दोस्तों ये था हमारा डिमांड डिपॉजिट्स। अब आते हैं टर्म डिपॉजिट्स। मैंने कहा था एक टाइम के बाद पैसे निकाल सकते हैं, कुछ महीने या कुछ सालों के बाद। इन टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा।
देखिए डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, करंट में तो 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है, सेविंग में आपको थोड़ा बहुत 4% के ऑन एन एवरेज आसपास इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेविंग अकाउंट के ऊपर ऐसा है कि दोस्तों अभी रिसेंटली एसबीआई ने थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर दिया बिकॉज ऑफ कोरोना इफेक्ट के, उन्होंने लेस देन 3.5% कर दिया या लेस देन 3% वो चले गए हैं। कुछ बैंक्स मोर देन 5% या मोर देन 6% भी देती है, और ऑन एन एवरेज इंडिया में 4% मिलता है। करंट जहाँ पे इतना कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन हो रहा है वहाँ पे बैंक आपको 0% देगी, पर टर्म डिपॉजिट में सीन होता है कि पैसा बैंकों के पास काफ़ी दिनों तक होता है। अगर बैंकों के पास पैसा लॉकअप रखते हो एक फिक्स टाइम फ्रेम के लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। तो डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको टर्म डिपॉजिट देगा, और उसमें भी एफडी ज़्यादा देगा, क्योंकि एफडी के अंदर जब हम पैसे डालते हैं तो हम पूरा पैसा एक साथ डालते हैं। आरडी के अंदर जब हम पैसे डालते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट्स के अंदर, रिकरिंग का मतलब है इंस्टॉलमेंट्स, हम धीरे धीरे पैसा डालेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपके पास 1 लाख है, मेरे पास 1 लाख है। आपने डिसाइड किया कि आप एफडी ओपन करोगे, मैंने डिसाइड किया कि मैं आरडी ओपन करूंगा, तो आप पूरा 1 लाख एक साथ दोगे। अगर आप पूरा पैसा एक साथ दे रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट भी तगड़ा मिलेगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं आरडी ओपन करूंगा, तो मैं 1 लाख मैं भी डाल रहा हूं, पर मैं धीरे धीरे मीन्स मंथली 1000 रुपये या मंथली 2000 रुपीज़ ऐसे धीरे धीरे करके मैं 1 लाख रुपये एक्यूमुलेट करूंगा। तो मेरा भी पैसा टाइम फ्रेम के लिए ही फिक्स रहेगा, पर मुझे इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिव कम मिलेगा आपसे। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी देगा, बाद में आरडी देगा, बाद में सेविंग्स देगा, और सबसे नीचे आपका करंट आएगा। तो ये आपकी हायरार्की है जिसके थ्रू आपको आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसके तरफ ध्यान रखिए। दोस्तों जब आरडी ओपन करते हैं तो मिनिमम 50 रुपीज़ का भी आप इंस्टॉलमेंट रख सकते हो, और जो भी इंस्टॉलमेंट आपने फिक्स किया है वो इंस्टॉलमेंट एज इट इज़ जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार इस बार मेरे पास पैसे कम है, थोड़ा कम ले लीजिए, नहीं, आपका वो फिक्स रहेगा। इंटरेस्ट भी आपको उसी तरीके से आने वाला है। कल अगर आप मिस कर गए आपका इंस्टॉलमेंट तो उसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स के ऊपर होने वाला है। इंडिया में आरडी बहुत फेमस चलता है बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम लोग सर्विस कैटेगरी में आते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले या फिर सैलराइड लोग, मैक्सिमम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इंडिया में आरडी बहुत चलता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी ऑब्जर्व कीजिए, अगर नहीं किया होगा तो इंडिया की हर दुकान में शाम के टाइम पे नॉर्मली एक कोरोना की सिचुएशन होने के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई आता है बंदा या कोई आता है जिसको दुकानदार 100 रुपये या 500 रुपये की एक नोट हरी पत्ती निकाल के दे देता है कि भाई ये ले लीजिए पैसे। वो पैसे लेगा, किसी पासबुक पे कुछ लिखेगा, चला जाएगा। ये डेली कलेक्शन वाले होते हैं जिनके पास आरडी ओपन की जाती है और जिनको पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से बैंकों के पास भी ओपन कर सकते हैं, एनबीएफसीज भी होती है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है जहाँ आरडीज ओपन किए जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाला, एक लॉन्ग टर्म वाला। 7 दिन का भी फिक्स डिपॉजिट ओपन होता है और 10 साल का भी फिक्स डिपॉजिट ओपन होता है। अगर आपने 7 दिन से 179 डेज का अगर फिक्स डिपॉजिट ओपन किया है तो उसको शॉर्ट डिपॉजिट्स या शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट भी हम लोग कहते हैं। 5 लाख तक का कुछ अमाउंट उसके लिए रखना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, मोर देन 179 डेज, 10 ईयर्स तक का। उसमें सीन ये होता है दोस्तों, अगर आप अर्बन एरिया में, मेट्रो सिटी में रहते हो तो मिनिमम 10,000 का आप एफडी ओपन कर सकते हो। विलेजेस या कोई सीनियर सिटीजन है तो मिनिमम 5,000 का वो एफडी ओपन कर सकते हैं। अगर नॉर्मल मैं अगर एफडी ओपन करने गया तो मुझे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम मिलेगा, मगर कोई सीनियर सिटीजन अगर चला गया तो मुझसे हमेशा 0.50% उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, उनकी सारी कमाई उन्होंने एफडी पे डाली है, तो इंटरेस्ट तो उनका ज़्यादा बनता है। और उसी कल्चर में, ऐसी संस्कृति के अंदर हमने सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट इन एफडी। ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत बार ऐड जाती है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं जब आप वापस घरों के बाहर निकलोगे लॉकडाउन के बाद, तो कभी पोस्टर देखना, बैंकों के एफडी के पोस्टर होते हैं, मोस्टली बुजुर्गों का फोटो होता है और इंटरेस्ट रेट लिखा रहता है कि बुजुर्गों के लिए इतना रहेगा और कॉमन लोगों के लिए इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा। बुजुर्गों के लिए हमेशा ज़्यादा ही आपको एफडी में इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। दोस्तों ये थे हमारे बेसिक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब आगे बढ़ते डीमैट अकाउंट के ऊपर बात करते हैं। आप थोड़ा, हमारा सिलसिला थोड़ा फास्ट बढ़ जाएगा। डीमैट अकाउंट नॉर्मली बैंकों के अंदर भी ओपन होते हैं
या किसी ब्रोकर या जॉबर के पास भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये काम इनका बैंकिंग वाला काम नहीं होता। इनका काम ये होता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट्स या बॉन्ड्स में कुछ डीलिंग करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना ज़रूरी होता है। डीमटेरियलाइज इसका फुल फॉर्म है। 1990 के बाद हमारा शेयर मार्केट फिजिकल फॉर्म से वर्चुअल फॉर्म में आ गया। मीन्स पहले शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, शेयर की सारी चीज़ें पेपर वर्क में होती थी, अभी सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती है। और जो जहाँ पे आप शेयर्स को सेल करना या खरीदना या बॉन्ड्स को परचेस करना या सेल करना अगर आप कर सकते हो तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हो। डीमैट अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। जैसे हमारा नॉर्मल बैंक का अकाउंट होता है वैसे डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट के लिए वर्क करता है, याद रखिएगा। एनआरआई अकाउंट्स, किसी एनआरआई को, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन को अगर इंडिया में अकाउंट ओपन करना है, या कोई नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जिसका इनकम इंडिया से हो रहा है पर वो रहता किसी और कंट्री में है, तो वो एक 4 टाइप के अकाउंट्स इंडिया में ओपन कर सकते हैं अपनी सुविधाओं के हिसाब से। पहले 3 ही थे, अभी चौथा हमने रिसेंटली ऐड किया हुआ है। बेसिकली हर अकाउंट ओवर द पीरियड इवॉल्व हुआ है, हर अकाउंट ओवर द पीरियड बना हुआ है, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। तो पहले एनआरओ अकाउंट की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि सपोज आप यूएस में रहते हो पर आपकी प्रॉपर्टीज इंडिया में है। आप यूएस में रहते हो, प्रॉपर्टी इंडिया में, तो आप रेसिडेंट कहाँ के होगे? यूएस के। पर प्रॉपर्टीज इंडिया में, जो प्रॉपर्टीज आपने रेंट पे दी हुई है, अब रेंट का पैसा आएगा, आपने यहीं पे कोई बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, उसमें ही वो पैसा सारा डिपॉजिट हो रहा है, पर आप रहते कहाँ पे हो? यूएस में। तो ऐसे अकाउंट को एनआरओ अकाउंट कहेंगे, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट। द पर्सन इज लिविंग इन अदर कंट्री, द पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री, okay, he's an Indian but living in some other country, but he's getting income from India, he's getting some money from India, might be from shares, from any kind of investment, they're getting money from India. Then such kind of accounts which are maintained in India is called as a NRO account. इसको नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट्स कहते हैं, याद रखना। मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, माई ओनर ही लिव्स इन कैनेडा। अब हम उनको एवरी मंथ रेंट देते हैं और वो रेंट का पैसा आईसीआईसीआई बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं। उनका आईसीआईसीआई में अकाउंट है, वहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिक कौन सा हो गया उनका? एनआरओ अकाउंट। रहते वहाँ पे पर इनकम इंडिया से आ रहा है। देन एनआरईआर अकाउंट, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। अब पैसा बाहर से आएगा, क्योंकि बंदा अभी तक बाहर रह रहा था, पैसा अंदर से आ रहा था, रुपी में ही आ रहा था। अब बंदा बाहर रहता है और पैसे भी बाहर से ही आ रहे हैं। मीन्स सपोज समवन इज लिविंग इन यूएस है, इंडिया के बैंक में अकाउंट ओपन किया और यूएस से हर महीना कुछ पैसे वहाँ पे डालते हैं और वो पैसा ऑटोमेटिकली रुपी में कन्वर्ट होगा। वहाँ से भेजेंगे तो डॉलर्स में आएगा, पर ऑटोमेटिकली रुपी में कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में मेंटेन रहेगा। उसको एनआरईआर अकाउंट कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। बाहर से आ रहा है पर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर रुपी में मेंटेन हो रहा है। दोस्तों एनआरओ और एनआरईआरए ये दोनों अकाउंट सेविंग, करंट, एफडी, आरडी चारों में मेंटेन कर सकते हैं, चारों में मेंटेन कर सकते हैं। मुझे अगर सेविंग चाहिए तो मैं सेविंग करूंगा, करंट, एफडी, आरडी जैसे मेंटेन करना है आप कर सकते हो। एक और अकाउंट है जो 1993 में क्रिएट किया गया था, एफसीएनआर अकाउंट। काफ़ी सारे एनआरआईज ने ये कहा कि ऑटोमेटिक रुपी में कन्वर्ट होगा तो रुपी का वो कन्वर्जन रेट और एक्सचेंज रेट ये सब कुछ कभी कभी मेंटेन नहीं होता है, दिक्कत जाते, कभी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, कभी कम होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें फॉरेन करेंसी में मेंटेन करने की परमिशन दीजिए, इसलिए एफसीएनआर अकाउंट ओपन किए गए। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट, यहाँ पे बंदा यूएस में रहेगा, फॉरेन कंट्री से पैसा भेजेगा, पर ये पैसा ऑटोमेटिक रुपी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये पैसा डॉलर्स का डॉलर्स में ही मेंटेन रहेगा। पर ये अकाउंट केवल टर्म डिपॉजिट्स में ओपन कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में ओपन नहीं कर सकते। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में सीन क्या होगा, सेविंग करंट में अगर आप फॉरेन करेंसी रखोगे तो सडनली एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो लोग भीड़ कर देंगे पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो बैंकों के ऊपर प्रेशर आएगा, आरबीआई के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ऐसे अकाउंट अलाउड है जहां पे आप फॉरेन करेंसी मेंटेन कर सकते हो, बट ये अकाउंट्स केवल और केवल आपके टर्म डिपॉजिट्स में काम करेंगे। 1 से 5 साल का आपका टर्म रहेगा, मीन्स जिसमें आपका आरडी भी आ सकता है, जिसमें आपका एफडी भी आ सकता है। इसमें सेविंग्स और करंट अलाउड नहीं है। एक और अकाउंट है जिसको हम आरएफसी अकाउंट कहते हैं, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। बहुत बार एनआरआईज इंडिया आते हैं, बहुत बार इंडियंस होते हैं जिनका फॉरेन करेंसी होती है। इफ सम इंडियन वांट्स टू मेंटेन देयर अकाउंट इन फॉरेन करेंसी,
या कोई बंदा अगर यूएस से आ रहा है और उसको फॉरेन करेंसी में अकाउंट इंडिया के अंदर मेंटेन करना है, वो आ गया है, वो अभी इंडिया में रहता है और उसको फॉरेन करेंसी में अगर अकाउंट मेंटेन रखना है तो रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होते आरएफसी कहते हैं। देखिए एफसीएनआर में हो क्या रहा था, बंदा बाहर था, बाहर से पैसे भेज रहा था। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट मीन्स मैं इंडिया में रहता हूँ पर मुझे फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करना है तो मैं आरएफसी अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। एनआरओ, एनआरईआरए, एफसीएनआर एंड आरएफसी, चारों में कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 एनआरओ, एनआरईआरए और एफसीएनआर, तीनों में लोग बाहर रहते हैं कि एनआरओ में इनकम इंडिया से आता है तो रूपी में ही आएगा, एनआरईआरए पैसे बाहर से भेजे जाएंगे पर रूपी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होंगे, एफसीएनआर के अंदर जो पैसा है बाहर से आएगा पर फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन होगा, आरएफसी में बंदा इंडिया में रहता है पर उनको फॉरेन करेंसी प्यारी है तो उसी में उन्होंने अकाउंट मेंटेन करके रखा हुआ है। इस तरीके से 4 फॉरेन करेंसी या एनआरआई अकाउंट काम करते हैं। अब आते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट्स। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल्स अकाउंट ओपन कर रहे थे एक कंट्री का बंदा दूसरे कंट्री में, वैसे बैंकों को भी एक कंट्री के बैंक को दूसरे कंट्री के बैंक में अकाउंट ओपन करने की परमिशन होती है जिसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। सपोज कोई इंडियन बैंक है, एसबीआई या पीएनबी जैसे हमने एग्जांपल लिखा, अगर उन्होंने यूएस में बैंक ऑफ अमेरिका के पास अपना अकाउंट ओपन किया, पीएनबी ने बैंक ऑफ अमेरिका में अगर अपना अकाउंट ओपन किया तो उसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। अकाउंट विल बी कॉल्ड एज नॉस्ट्रो, मींस एक इंडियन बैंक फॉरेन कंट्री के बैंक में। फॉरेन कंट्री के बैंक ने अगर इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन किया तो उसको वॉस्ट्रो कहेंगे। याद रखना, नॉस्ट्रो इंडियन बाहर, वॉस्ट्रो बाहर वाले इंडिया में, उसको वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। एक होता है लॉरो अकाउंट। लॉरो अकाउंट का मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल है। लॉरो अकाउंट क्या होता है, सपोज पीएनबी को यूएस को पैसे देने, यूएस में पैसे भेजने, बट उनका अकाउंट नहीं है वहां पे बैंक ऑफ अमेरिका में, तो पीएनबी वाले एसबीआई को पैसे देंगे और एसबीआई वाले फिर, क्योंकि उनका अकाउंट है, ध्यान दो कंडीशन ये है कि पीएनबी को यूएस में पैसे भेजने थे पर पीएनबी का बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट नहीं था, एसबीआई का था, तो पीएनबी ने पैसे एसबीआई को दिए और एसबीआई ने वो पैसे ट्रांसफर किए। तो ऐसा अकाउंट जहां से आप थर्ड पार्टी के लिए पैसे ट्रांसफर करते हो उसको लॉरो अकाउंट माना जाता है। ओके, सो अगेन वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो डायरेक्ट अकाउंट ओपन होंगे, पर अगर डायरेक्ट अकाउंट नहीं है तो आप लॉरो अकाउंट का यूज करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक लास्ट अकाउंट है एस्क्रो अकाउंट, वो भी वैसे ही थर्ड पार्टी अकाउंट, मीन्स आपका कोई रिलेशन नहीं तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो फॉर द टेम्पररी बेसिस। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे आपको पैसे देने थे पर मेरा अकाउंट तो है नहीं, तो मैं किसी और के अकाउंट में डाल के आपको ट्रांसफर करवा दूंगा, तो जो किसी और का अकाउंट है उसको एस्क्रो अकाउंट माना जाएगा। तो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। बहुत बार होता है ऐसा कि डायरेक्टली उस बंदे का अकाउंट जल्दी से नहीं बन पाएगा तो किसी और के अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हैंडल किए जाते हैं टेम्पररी बेसिस के लिए। जैसे लॉरो में हम वर्ल्ड लेवल पे कर रहे थे, यहाँ पे हम इंडियन लेवल पे काम करेंगे एंड कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट्स। तो ये थे दोस्तों बेसिक बैंक अकाउंट्स जो हमें बैंकिंग सिस्टम के लिए पता होना ज़रूरी है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए ताकि एग्जाम्स पहले ही अटेम्प्ट में हम क्लियर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।